Very good evening, students. Today we are going to discuss our fourth lecture, and that one is tabulation. This one is our succeeding part of lecture third. That one is classification and tabulation. And before we proceed to give you a clarification and understanding about the tabulation, before it, I want to present something for you all. Dear students, ये जो हमारे lectures हैं ये निश्चित तौर पर इन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं है या किसी कारणवश फिजिकली बेसिस पर जाकर कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन मोड पर इस यूट्यूब चैनल की सहायता से अपनी पढ़ाई को बड़ी ईजिली कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना अगर आप लोगों को लगता है। थैंक यू। नाउ अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैबुलेशन हमारा टॉपिक दिया गया है और इस टैबुलेशन को समझाने से पहले एक आपके सामने एक डायग्राम पेश किया गया है, एक पिक्चराइजेशन पेश कर दी और इस पिक्चराइजेशन में आपके सामने दिया गया है कि एक ट्रे है, टैबुलेशन और मैं कहता हूँ एक ट्रे है और उस ट्रे के अंदर मान के चलिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, तो उस गेस्ट के पास जब आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एज ए ऑनर पॉइंट, अतिथि देवो भव, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए आप देखें तो हम किसी घर पे जाएं तो चाय नाश्ता पानी तो मिलता ही है। तो जो आप ट्रे लेके जा रहे हैं तो क्या उस ट्रे के अंदर आपका सिस्टमैटिक कलेक्शन होगा, लॉजिकल कलेक्शन होगा, या सिर्फ चाय पानी ही तो पहुंचाना है, चाय नमकीन बिस्किट्स ही तो पहुंचाने हैं, या सिर्फ आप क्या करेंगे कि आप अगर कोई टेबल बनाते हैं तो आपका उद्देश्य सिर्फ इतना तो नहीं है, आप कहीं इस तरीके से तो प्रेजेंट करते हैं या एक सेकंड आपके सामने दिया हो उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्या आप कहते हैं चलो यार एक चाय रख लेते हैं, आपको एक आना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। आप कहते हैं कि एक चाय लगा लेते हैं और दूसरी प्लेट में हम बिस्किट्स ले जाते हैं, ठीक है ना। अरे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, बिस्किट को यहाँ भी रख लो। और आप कहते हैं चलो यार चाय को एक चाय का यहाँ पर रख लेते हैं, उनको पीनी तो है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन से वेस्ट लगाइए, कैसे भी लेके दे पहुँचा दो। अच्छा, अब आप देखिए आपके सामने टू डायग्राम्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ यू विल सर्व टू योर गेस्ट। ये वो तरीका है जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई भी गेस्ट आया हुआ है उसको चाय पानी ही तो पूछना है, तो आप गए, कोई भी क्रम आपने फोकस नहीं किया, एक तरफ कप रखा हुआ है, फिर आपकी नमकीन की प्लेट रखी हुई है, बिस्किट की ट्रे रखी हुई है, प्लेट रखी हुई है, दूसरा फिर आपने एक बिस्किट की पैकेट रख ली या स्नैक्स की पैकेट रख ली, वो ट्रे प्लेट रख ली, उसके बाद आपने फिर से कप रख लिया। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? एक तरफ हम दूसरे पर आते हैं कि जब आप अपने गेस्ट को सर्व करने के लिए गए तो ऐसी सिचुएशन में आपने चाय को निश्चित तौर पर एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल वे से, या मैं कहूँ एक निश्चित कॉलम में, या मैं कहूँ निश्चित रो में रखा है। ट्रेस को, आपकी प्लेट्स को, नमकीन्स की, बिस्किट्स की, स्नैक्स की, स्वीट्स की, जो भी हैं, आपने एक सिस्टमैटिक वे से रखा हुआ है, एक लॉजिकल वे से रखा हुआ है, एक रिलेटिवनेस से रखा हुआ है, या मैं कहूँ रोज एंड कॉलम की फॉर्म में रखा हुआ है। ये एक सिंपल सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था आपको सिर्फ टैबुलेशन के बारे में, कि टैबुलेशन का अर्थ निश्चित तौर पर एक उस इजी तरीके से, उस अंडरस्टैंडेबल तरीके से है, दैट्स गिव्स यू अ क्लियर कट पिक्चर अबाउट द प्रॉब्लम, अबाउट द ऑब्जेक्ट, अबाउट द सिचुएशन. It gives you a clear cut presentation that what is the actual data, or we can say what is the actual information, and information is there in a systematic
and logical way, or we can say when systematic logical presentation is there, we can say when the informations are available in front of you in rows and column. तो जहाँ पर मैं टैबुलेशन की बात करता हूँ या जहाँ पर मैं टेबल की बात करता हूँ, तो निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य होता है कि आप कहीं ना कहीं अप से डाउन की तरफ बात कर रहे हैं, अप से डाउन की तरफ बात कर रहे हैं, या मैं कहूँ आप हॉरिजेंटल वे पर बात कर रहे हैं, आप ये हॉरिजेंटल वे पर बात कर रहे हैं। तो जो ये आपके सामने परपेंडिकुलर बेसिस पर होता है, जो आपके सामने ये परपेंडिकुलर बेसिस पर होता है, या टॉप से आपके बॉटम की तरफ जो भी एरो जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं कॉलम्स, इसे हम कहते हैं कॉलम्स। दैट मीन्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू and that one is a vertical form, that means columns are there। जो आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जाता है, जो आपके सामने ये हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जाता है, इसको हम कहते हैं रोस, इसको हम बोलते हैं रोस। दैट मीन्स एक इफेक्टिव एफिशिएंट लुक लाने के लिए निश्चित तौर पर एक डेटा को हमने इतने क्रमबद्ध तरीके से, इतनी सीक्वेंशियल लॉजिकल तरीके से पेश किया है कि वो कॉलम्स एंड रोज में आ गया। या मैं उल्टे शब्दों में कहूँ तो व्हेन वी अरेंज द डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, द डाटा जस्ट बिकम इट मोर एंड मोर इजी अंडरस्टैंडेबल, just become more and more understandable to you, and it gives you a clear cut picture that what is the actual fact। and even मैं ये वाली बात कहूँ, आप इसमें कंपैरिजन भी करने में सक्षम हो गए कि हाँ साहब ये चाय हैं, हाँ साहब ये स्नैक्स हैं। दैट मीन्स ये रोस एंड कॉलम में डिवाइड करने से आप अपने आप में इतने एलिजिबल हो गए कि आप इजीली देख कर ही पहचान पाए कि हाँ साहब ये डेटा कौन सा है, ये डेटा कौन सा है। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन लेक्चर 3 आई हैव प्रेजेंटेड यू। When the problem is there in front of you, that definitely a lot of data, a lot bulk of data are to be collected by you on a specific problem. A lot of data, a bunch of data that came it out from different places by the help of the enumerators, then definitely you will see a lot of omissions, a lot of errors, a lot of fluctuations, a lot of irrelevancy will be available। जब कहीं से भी आप पूछने जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आपके पास आ रही होती हैं वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी तरीके से वाइज्ड होती हैं। रीज़न, मुझसे कुछ चीज़ पूछी गई, अगर मैं उसको कोई जवाब देता हूं तो निश्चित तौर पर 4 दूर मेरे दोस्त मेरे पास बैठे हुए हैं, वो भी बिना सोचे समझे यही कह देते हैं या तुमने जो डील किया हुआ है आप उसी को दे दो, वही एक चीज़ है। जबकि वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ थिंकिंग, माइंडसेट, लॉजिकल थिंकिंग, डिटर्मिनेशंस आर टोटली डिफरेंट। मगर क्या हुआ, हमारा क्या यार, दूसरे ने पूछा भर दो। तो ये वाइजनेस होती है, इसको रिमूव करने के लिए ही होता क्या है, हम क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन का यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन में मैंने हीटरोजेनिटी को रिमूव करके मैंने डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड किया और मैंने कहा था एक ग्रुप में, एक सब ग्रुप में या क्लास में डिवाइड किया। तो मैं कह सकता हूं कप्स, ये कप्स क्या है, दिस वन इज अ क्लासिफिकेशन। मैंने कहा दिस वन इज अ प्लेट्स, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है कि मैंने इस बंच ऑफ डाटा को, इस मिक्स डाटा को 2 अलग अलग पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनिटी डिवाइड कर दिया। व्हेन द ह्यूज वर्क इज देयर, दैट वन इज हेटेरोजेनिटी। अब मैंने अलग अलग डिवाइड किया है तो आपके होमोजेनिटी के आधार पर डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड किया तो ऐसा तो है नहीं मैंने इसको इतना दे दिया तो कप मतलब खत्म हो गया कप। मैंने कहा प्लेट्स, तो प्लेट्स द एंड हो गई। भैया कितने कप, तो आप कहते हैं 4 कप। तो आपने किस तरीके से लगाए, उनको कॉलम वाइज लगा दिया कि फर्स्ट कॉलम में 2 थे, फिर फर्स्ट कॉलम में 2 थे, या मैं कहूँ एक ट्रे थी आपके पास, आपने उस ट्रे में 2 लगा दिए। ठीक है ना।
आपके पास प्लेट्स थी, प्लेट्स कैसे लगाई कि आपने दो दो तरीके से अरेंज कर दी। तो आपने क्या कॉलम वाइज लगाई तो कितने थे 2, आपने रो वाइज लगाई तो कितने थे 2। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 या 2 या 3 या 3 हो, 4 या 4 हो सकता है कि भाई आपके पास 2 बंदे आए, आपने 2 कप रख दिए और आपने 4 स्नैक्स की प्लेट रख दी, ठीक है ना। दैट मीन्स 2 कॉलम्स आर देयर एंड आपके 2 कॉलम्स एंड 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर फॉर प्लेट्स। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। तो हम जब टैबुलेशन की बात करते हैं तो टैबुलेशन का मतलब है दैट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली इनटू रोज एंड कॉलम। रीजन, जब तक जो डेटा आपका बाहर से आया हुआ है दैट इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड, अनअरेंज्ड, एंड व्हेन इट इज अनअरेंज्ड, unsystematic, unlogical, then definitely you can't proceed to use a statistical methods over there। आप उसके ऊपर कोई भी statistical methods यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका रिजल्ट निश्चित तौर पर फेलियस निकल के आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उन ओमिशंस को, उन एरर्स को रिमूव करके उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सके। तो अब ये कहें कि चाय अच्छी थी या स्नैक्स अच्छे थे, तो इस पर ही आपको अपना कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करना होता है। तो मैं कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको टैबुलेशन का आधार देता है जिससे डेटा रोस एंड कॉलम में आ जाए, एक सिस्टमैटिक बेस से आ जाए। और टैबुलेशन आपको निश्चित तौर पर इस अरेंज डाटा को, इस लॉजिकल डाटा को इतना सक्षम बना देता है कि आप इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज कर सकें। या मैं कहूँ टैबुलेशन निश्चित तौर पर इस दिए हुए जगह पर, इस स्पेसिफिक जगह पर अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। आपके पास बहुत बंच ऑफ डाटा था, मैं सिर्फ एग्जांपल दिया, ये एक बहुत बड़ी आपके पास डाटा है, मगर टैबुलेशन क्या कर रहा है, उसको आपकी जितनी भी अनरिलेटेड डाटा है उसको अवॉइड कर देगा, जो इररिलेवेंट डाटा है उसको अवॉइड कर देगा और सिर्फ वही डाटा लेगा। जैसे कप्स और प्लेट्स की बात हुई है, अब कोई कहे इसमें पानी की भी है क्या, आपके वाटर ग्लासेस भी हैं क्या, ठीक है ना। कोई कहे इसके अंदर स्वीट्स का भी है क्या, तो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं हमें स्वीट्स और टी, हमें सिर्फ प्लेट्स में आपके नमकीन और बिस्किट्स एंड कप टी ही चाहिए, हमें स्नैक्स की, अपनी स्वीट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो अनअवॉइडेड डाटा है जो अपने आपके गेस्ट को देना ही नहीं है, तो उस पूरे ओमिशंस को रिमूव करके अब इस डाटा को अरेंज कर दिया जाता है। अब आप इस पर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आपको पूछे गेस्ट से, हाँ सर सब कुछ बढ़िया था, तो क्या चाय बहुत ज़बरदस्ती साहब, दैट इज अ फीलिंग, दैट इज अ टैबुलेशन। सो टू प्रेजेंट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन in a very specific, in a limited place without affecting the quality and usefulness of the data। आप देखिए कोई डेटा की कुछ भी चीज़ को बर्बाद नहीं किया, उस अनअवॉइडेड डाटा को हटा दिया और उस रेलिवेंट डाटा को जोड़ दिया जिससे कि उसकी क्वालिटी पर, उसकी यूजफुलनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट इज अ टैबुलेशन। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द करेक्टेस्ट नॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज पर योर सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ tabulation. So the first one is it simplifies mass bulk of data, a complex data. How? ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको समझाने के लिए, मैं थोड़ा सा और जल्दी करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए। देखिए मैं कहता हूँ कि कोई एक यूनिवर्सिटी है, माई सेल्फ इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ एन यूनिवर्सिटी एंड इवन देयर एफिलिएटेड कॉलेजेस। मैं कहता हूँ कोई यूनिवर्सिटी है और हम कहते हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई कॉलेजेस है, तो मैं कहता हूँ कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी। हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज ने 2020-21 में आपका सबसे किस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट रहा। ए कॉलेज कौन से सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट रहा है, बी कॉलेज कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा रहा है, सी कॉलेज कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा रहा है। मैंने कहा कौन सा, तो मैंने कहा डेटा ऑफ 2020 and 21 only to know कि a lot of subjects are running on in their universities and which college got their highest percentage. So give a determination for the students at the time of admission where we have to go to take an admission. हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए।
क्योंकि आपके परसेंटेज देखते हैं कि उस कॉलेज का अच्छा सिनेरियो है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं, तो ये देखिएगा, मैंने यूनिवर्सिटी की बात करी और यूनिवर्सिटी इसमें मैं सब्जेक्ट की बात की, तो कहीं ना कहीं मैं इसका क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ, मैंने कहीं ना कहीं इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। सब्जेक्ट मैं कहता हूँ आपका मैथ्स, मैं कहता हूँ आपका इंग्लिश, मैं कहता हूँ आपका स्टैटिस्टिक्स, मैं कहता हूँ आपका जूलॉजी एटसेट्रा, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड मैंने कॉलेजेस ले लिए, ABC नाम दे दिया है, दैट मीन्स A स्पेसिफिक नाम है, B स्पेसिफिक नाम है, C स्पेसिफिक नाम है, मैं सबको टाइटल दिए हुए हैं एक होमोजेनिटी के आधार पर। अब देखिएगा इसमें मैं कहता हूँ A कॉलेज मैथ में लेके आता है, मैथ सब्जेक्ट में 75% स्टूडेंट्स पास होते हैं। मैं कहता हूँ B में आपके 85% स्टूडेंट्स पास होते हैं इन मैथ सब्जेक्ट, एंड इसमें हम कहते हैं आपके 80% स्टूडेंट्स पास होते हैं। इंग्लिश में कहता हूँ आपके 42 पास होते हैं, इसमें आपके 35 पास होते हैं, इसमें 50 पास होते हैं, इसमें मैं कहता हूँ आपके 70 होते हैं, इसमें आपके 85 होते हैं, इसमें आपके 90% पास होते हैं। जूलॉजी में आपके 70% हैं, 70% हैं, और ये कहते हैं आपके 62%। ओके, मैंने कहा इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा, इट सिंप्लीफाइज अ मिक्स डाटा। कैसे करते हैं, किस तरीके से, मैं लॉजिकली सिक्वेंसली कहा हमने। देखिए यूनिवर्सिटी थी, मैंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज को लेके आए, तो मैंने क्या किया, मैंने उन सब्जेक्ट के नाम लिख लिए, मैथ्स, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, बहुत सारे। मैंने सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज देखी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कहा 4000 बच्चे हैं, या हमने कहा 40,000 बच्चे हैं, और 40,000 बच्चों में से एक कॉलेज के अंदर मैथ्स में होने वाले परसेंटेज के बच्चों की संख्या कितनी है, 75। इस कॉलेज से कितने बच्चे एफिलेटेड थे, हमने कहा इसमें कम से कम आपके 40,000 बच्चों में 10,000 बच्चे एफिलेटेड हैं। B कॉलेज से कितने एफिलेटेड थे, आप कहते हैं 10,000 बच्चे हैं। आप कहते हैं C कॉलेज से कितने एफिलेटेड थे, आप कहते हो कम से कम 10,000 बच्चे हैं। आपके D कॉलेज से अगर 40 हैं तो ठीक है ना, या ऐसे कह दीजिए 40 हैं, आपके 10,000 या 12,000, 15,000, 8,000। एक D कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है ना, इस तरीके से मैं दिया। मगर हमने कहा इतने में से कितने बच्चों की परसेंटेज सबसे हाईएस्ट रही, तो बच्चे जो नेक्स्ट टाइम एडमिशन लेंगे उनके सबसे बेस्ट कौन सा कॉलेज रहेगा, तो वो कहते हैं भाई साहब मैथ में जाना है तो B कॉलेज में जाना, वहाँ के बच्चों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। हुआ क्या कि ह्यूज बंच ऑफ डाटा दैट्स कम्स इट आउट, बिकॉज रिजल्ट 400 बच्चों 40,000 बच्चों का आ रहा है, 40,000 बच्चों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबका अलग अलग इन्फॉर्मेशन आएगी, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की, सबके अलग आ रही है। मगर जब बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है तो क्या देख रहा है, कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, अगर मुझे एडमिशन लेना होगा इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को, मुझे अपना एम बनाना है फ्यूचर के लिए, तो हुआ क्या, अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स ऑफ डाटा जस्ट बिकम इट ईजी बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल से क्या हुआ, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, हुआ क्या, ये सब चीज़ आपके माइंड में एज ए सिस्टमैटिक फिगर के तौर पर सामने आ गई कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी, आप पूछते हैं कि मुझे निश्चित तौर पर कौन सा ऐसा कॉलेज जिसमें इंग्लिश के तौर पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आपने कंपैरिजन किया, इंग्लिश देखी, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको मालूम पड़ता है कि क्या हुआ कि ये आपका B कॉलेज इंग्लिश के मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो वी कैन से अ टेबल इज देयर दैट विल गिव यू अ क्लियर कट रिफ्लेक्शन about the data, because it will arrange the data in a very clear, in a very short, in a very understandable manner. By removing these all omissions, by removing these all errors and unavoidable data, they will remove it. जो भी आपका compressed डाटा था, जो भी आपका hazard डाटा था, उसको एक सिंपल वे से प्रेजेंट कर देता है। So I think it is clear to all of you. Now, अब एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पर जो डेटा था उस डेटा से आप निश्चित तौर पे कह पाए क्या कि आप देखकर पहचान पाते हैं या सिस्टमेटिक तरीके से डाटा आपके सामने आ जाता है। क्या आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं? क्या ये टेबल आपको कंपैरिजन के लिए सक्षम नहीं बना रही है? आप जान कैसे पाए कि मुझे मैथ्स के लिए A कॉलेज में नहीं B कॉलेज में जाना है, C कॉलेज में नहीं, मुझे आपके B कॉलेज में जाना है?
आपने कहीं ना कहीं कंपेरिजन किया ना, बिकॉज व्हेन द डाटा विल बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन रोज एंड कॉलम एंड इजीली यू कैन मेक अ कंपैरिजन. 75, 85, 80, which one is good? It's 85. 42, 35, 50, which one is good? This one is 50. Now if we want to see the overall percentage of a college, ये अलग अलग रैंकिंग पर है. हम कहें कि अगर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ओवरऑल रैंकिंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा, दैट मीन्स एक चीज देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. यूज बल्क ऑफ मिक्स डाटा प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे, और वी कैन से रोज एंड कॉलम. दैट मीन्स क्या किया, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द ह्यूज बल्क ऑफ डाटा इनटू अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन अ वेरी स्मॉल डाटा. आपने यूज कंप्रेसेस डाटा को, जो कॉम्प्लेक्स डाटा था उसको एक शॉर्ट फॉर्म में सिंप्लीफाइज कर दिया. दूसरे मैंने क्या कहा कि आप इन कॉलम्स को देखकर, इन रोज को देखकर आपस में कंपैरिजन कर पाए. इस फैसिलिटेट अ कंपैरिजन बिकॉज ऑल द थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, और वी कैन से रोज एंड कॉलम्स सो इजीली कैन इवैल्यूएट. क्या आप ऐसा करने के बाद में निश्चित तौर पर ये नहीं कह रहे हो, मैं देखना चाहता हूं कि एडमिशन के दौरान मैं ए कॉलेज में लूं, बी कॉलेज में लूं, मैं सी कॉलेज में लूं, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को क्यों देखूं, मैं तो पूरा का पूरा ही उसका सिनेरियो देखना चाहता हूं कि वो सभी सब्जेक्टों के आधार पर इस कॉलेज की वैल्यू कैसी है. तो अब यहाँ से आप स्टैटिस्टिकल प्रोसेस यूज़ कर देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ कर देते हैं. तो मैंने कहा टेबुलेशन ही वो आधार है जिसके बाद आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर पाते हैं. तो आप इसके ऊपर एवरेज लगा सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि मैथ्स में 75 हो, इंग्लिश में 42 हो, मगर ओवरऑल परसेंटेज निकालें तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेटर तो नहीं है. कहीं ये मैथ्स में बहुत अच्छा हो, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा हो, मगर ओवरऑल देखें तो सेकंड रैंक पर तो नहीं आ रहा है. क्या ये आपका ओवरऑल कैसा भी रहा हो, 62, 52, कहीं पर इसकी परसेंटेज ना बैठ रही हो, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है सबसे टॉप पर हो. तो है क्या, this reflection or this categorization will give you understanding that what type of statistical method you want to use on. You find it out the average, you find it out the correlation, you want to know the index, you want to know about the regression point. These all things you will calculate from here. So it also facilitate the processing of statistical methods. Now when this all data is presented in front of you, क्या ये इकोनॉमिकली आप लोगों के सामने लेस टाइम पर, या मैं कहूँ स्पेसिफिक टाइम पर और सिस्टमेटिक वे से जो निकल के आया है, क्या ये इकोनॉमिकली तरीके से आपके लिए बेटर नहीं है? इतने बड़े डाटा को अगर आपके सामने विद इकोनॉमिकली स्पेस एंड टाइम के साथ में पेश कर दिया, एक ह्यूज बंच ऑफ डाटा जो कि निश्चित तौर पर आपकी बहुत सारे पेजेस के अंतर्गत आता, जब इसको टेबल में चेंज कर लिया गया तो निश्चित तौर पर एक स्पेसिफिक स्पेस में और देखते ही समझ में आ गया, स्पेसिफिक टाइम में आपके लिए इकोनॉमिकली बना दी है. अगर ये चीज़ टेबल में पेश ना की जाए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी मात्रा में होगी, जिसको समझना, देख कर अनुमान लगा पाना बहुत आसान नहीं हो पाएगा. नाउ इट्स हेल्प्स इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि टेबुलेशन का मुख्य आधार आपके डाटा को प्रेजेंट करना ही है, रोज एंड कॉलम में प्रेजेंट करना ही है, क्योंकि ऐसा करने से आप कंपैरिजन के लायक भी हो जाते हैं, ऐसा करने से आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करने के लायक भी हो जाते हैं, ऐसा करने से आप उसे दूसरों के लिए इकोनॉमिकली एंड टाइम वाइज बेस्ट टू बेस्ट बना देते हैं, इकोनॉमिकली इकोनोमाइजेस का डाटा बना देते हैं, बहुत सिस्टमैटिक बना देते हैं. ये प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा तरीका है. और जब आप टेबल्स में प्रेजेंट करते हो तो निश्चित तौर पे हम एक और ऑब्जेक्टिव ऐड करें तो कह सकते हैं वो सभी एरर्स को, वो सभी ओमिशंस को, वो सभी आपके अनरिलेटेड डाटा को रिमूव करके सिर्फ सिस्टमैटिक रिलेटेड डाटा ही इसके अंदर अरेंज किया जाता है. सब्जेक्ट की बात की, सब्जेक्ट ही आएगा जो सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज के अंदर का चल रहे हैं. ये नहीं आएगा चाइना टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है ना. ये नहीं आएगा कैसा उसका बिहेवियर कैसा था, ऐसा नहीं आएगा. सिर्फ वही चीज़ आएगी जो इससे रिलेटेड होगी. तो देखिए मैंने आपको 4-5 चीज़ें बोली, तो उन सभी चीज़ों को मैं आपका एक बार लिख देता हूँ
मैंने आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बोला है इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। तो मैंने आपसे कहा जो डाटा मार्केट से आता है वो निश्चित तौर पर किसी भी प्रॉब्लम पे आपका बहुत बड़ी बल्क में आता है, और बहुत बड़ी बल्क में आने की वजह से उसमें बहुत सारी ओमिशंस भी आती हैं। तो ये क्या करता है, आपके टेरोस एंड कॉलम में अरेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो ओमिशंस और वो एरर्स रिमूव हो जाती हैं, और जो आपका कॉम्प्लेक्स डाटा था वो सिंपल फॉर्म में निकल के आ जाता है। मैंने कहा इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। जब ये रोज एंड कॉलम में अरेंज है तो बेटा आप सब लोग ही बड़ी इजीली कंपैरिजन कर पा रहे हो कि 85 बढ़ा के 75 बढ़ा, 85 बढ़ा के 35 बढ़ा, या खुद आप रोज वाइज भी कॉलम वाइज भी बड़ी इजीली कंपैरिजन कर पाते हैं। तीसरा था, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। मैंने कहा जब ये डाटा कंपैरिजन के तौर पे आ गया है तो बहुत लोग ये कहते हैं हम एक सब्जेक्ट को क्यों देखें, हम तो पूरे ही कॉलेज को देखेंगे। तो मैंने कहा इट प्रोसीड्स यू या हेल्प्स यू फॉर स्टैटिस्टिकल अप्रोच। मैं अब चौथा कहूँ आपसे, जो भी डाटा आपके सामने दिया गया है वो रोज एंड कॉलम में है, तो ये प्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट आधार होता है। ये प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट मेथड है, या इट फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस डाटा को दूसरे लोग अपने इकोनॉमिकली वाइज स्पेस में और टाइम पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ टेबल में नहीं होती तो निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी के 40,000 बच्चों का डाटा एक साथ पढ़ना, उनको कॉलेज वाइज समझना, फिर उस पर कुछ इवेल्यूट करना इतना आसान नहीं होता। तो हम ये भी कह सकते हैं इट हेल्प्स इकोनॉमिकली in space and time। आई थिंक बेटा ये तो बहुत छोटा आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक it is enough for today. Again I make a request to each and everyone, these videos are there only for those students, those who are weak, those who are economically weak, or those who are not in this position to present the physical classes at any places. So these videos will have them a lot of. And if it is good, if you feel that this one is there as per your syllabus and gives you a lot of understanding, then please like, subscribe and share to others also. So thank you. This one is a tabulation part. Okay, thank you.